गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। आ गए सब। आवाज सुनाई दे रही है सभी को। हमारा जो टॉपिक चल रहा था भू आकृतिक प्रक्रिया, यानी भू आकृति का मतलब धरातल के ऊपर या धरातल के आंतरिक भाग में जो प्रक्रियाएं होती है, किस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, उनसे कौन सी स्थलाकृतियां बनती है और किस प्रकार ये घटनाएं घटित होती है। तो ये अपन ने पहले पढ़ा था आंतरिक संरचना में, और उसी का जुड़ा हुआ पार्ट है ये भू आकृतिक प्रक्रिया। किस प्रकार से धरातल असमान होता है, तो क्यों होता है, कौन से बल कार्य करते हैं। इसमें अपन ने देखा था अंतर्जनित प्रक्रिया और बहिर्जनित, दो प्रकार की प्रक्रियाएं कार्य करती है। अंतर्जनित यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन से बल कार्य करते हैं और बाह्य भाग में कौन से बल कार्य करते हैं। तो अपना जो पहले चल रहा था वो अंतर्जनित प्रक्रिया वाला चल रहा था। अब अंतर्जनित में अपन ने पढ़ा था पटल विरूपण। ये जो पटल विरूपण है, ये क्या है, अनेक प्रकार के वलन वलन का अर्थ होता है चट्टानों में मोड़ पड़ना। तो इस मोड़ के कारण क्या होती है, चट्टानें विक्षेपित होती है, दूर हो जाती है। और उससे क्या होता है, जिस भाग से दूर होती है तो दूसरे भाग में कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। किसके कारण, मान लो एक चट्टान जो होती है एक स्थान से जब टूटती है तो वहां पर क्या होता है, कुछ स्पेस मिलता है, दूसरे स्थान पर वो प्रेशर डालती है, दबाव डालती है। उसके कारण दूसरे क्षेत्रों में क्या होती है, जो चट्टानें होती है, अब जो कमजोर चट्टान होगी उनमें क्या होता है, या तो टूट जाती है या फिर उनमें वलन पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है पटल विरूपण, ये कई प्रकार से होता है। अब ये क्या करता है, जब आंतरिक भाग में चट्टानें खिसकती है तो इन खिसकने के कारण क्या होता है, धरातल का ऊपरी भाग जो होता है, तो धरातल के ऊपरी भाग में बहुत सारी असमानताएं, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कई जगह गहरे गर्त बन जाते हैं, कई जगह पर्वतीय क्षेत्र बन जाते हैं, कई जगह ऊंचे टीले बन जाते हैं, कई जगह धरातल का उभार हो जाता है, उभार का मतलब ऊपरी भाग उठ जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन अपने उसमें देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी, इसी ज्वालामुखी भी इन्हीं की देन है, क्योंकि ज्वालामुखी में क्या होता है, धरातल के आंतरिक भाग से जो मैग्मा होता है, तप्त मैग्मा बोलते, गर्म जो मैग्मा है, वो जब धरातल पर पहुंचता है तो वो भी क्या करता है, एक पर्वतनुमा आकृतियों का निर्माण करता है, वो अलग अलग प्रकार की आकृतियां। लेकिन जब वो बाहर आता है तो बीच वाले भाग में कई जगह क्या होता है, अनेक प्रकार की आकृतियां बनाता है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जब धरातल के नीचे कई जगह क्या होती है, दरारें होती है चट्टानों में, तो उन दरारों में वो जो मैग्मा होता है वो भर जाता है, और ठंडा होकर जमने से वहां पर अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। थर्ड वाले चैप्टर के मैंने नोट्स भी भेज दिए आपके पास, कंप्लीट बना के। अब इसमें यहाँ तक अपना हो गया, तो आज हम पढ़ेंगे बहिर्जनित प्रक्रियाएं। आंतरिक तो अपन ने पढ़ लिए, अब बहिर्जनित मतलब धरातल के ऊपरी भाग पर किस प्रकार। अब तक तो अपन देख रहे थे इस धरातल के नीचे वाले भाग में, अब अपने स्थलाकृतियों के बारे में देखेंगे ऊपरी भाग पर। तो ये बहिर्जनित हो गई, बहिर्जनित स्थलाकृतियों का निर्माण। अब तक अपन जो पढ़ रहे थे वो थे अंतर्जनित, अंतर्जनित स्थलाकृतियां या अंतर्जनित प्रक्रियाएं। अब पहले तो हम थे धरातल के नीचे। अभी कई बार अपन देखते हैं जैसे धरातल के आंतरिक भाग से जो चट्टानों में वलन पड़ते हैं, मोड़ पड़ते हैं, उससे जैसे कोई आकृति है वो धरातल पर इस प्रकार अपने को नजर आ रही है। अब ये आकृति है, इसको बहिर्जनित जो शक्ति है, वो शक्ति किस प्रकार से प्रभावित करती है। लगातार वायु अपर्दन के कारण मिट्टी धूल के कणों से क्या होता है, इसके ऊपर टकराव होकर ये कटाव होते होते क्या होती है, एक स्थान से इसका कटाव होता है, दूसरे स्थान पर इसका जमा होता है। तो यहाँ पर तो क्या होगा, अपर्दन, जिसको बोलते हैं अनाच्छादन। किसी भी चीज का कटाव जो होता है इस प्रकार से हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से, उसको बोलते हैं अनाच्छादन। चलो देखते हैं बहिर्जनित प्रक्रियाएं। बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा, अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिकी कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। अब इसने कहा है कि बहिर्जनित जो प्रक्रियाएं होती है ऊर्जा जो होती है, यानी जो एनर्जी प्राप्त करती है, वो सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा, सूर्य जो वायुमंडल में जो ऊर्जा विसर्जित करता है, यह आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न कुछ विवर्तनी की हलचल, यानी चट्टानी जो हलचल होती है उसके कारण उत्पन्न प्रवणता से ये ऊर्जाएं धरातल को प्रभावित करती है। अब इसमें एक क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन मार्क अपने लिए, कि क्या आप क्यों सोचते हैं कि ढाल और प्रवणता क्या होती है। किसी भी धरातल जो होता है उस धरातल पर ऊपर उठा हुआ भाग होता है, वो कितना ढाल है, तो ढाल के अनुरूप ही वहां पर वो कार्य करती है। तो ढाल और प्रवणता बहिर्जनिक बलों से
नियंत्रित विवर्तनिकी कार्यों द्वारा निर्मित होते हैं। और इसने कहा है कि ढाल जो होता है, जैसे कई बार क्या होता है अपन देखते हैं ये धरातल है और यहाँ पर क्या होता है इस प्रकार की आकृति बन गई, तो ये तो सामान्य ढाल माना जाता है। और एक आकृति जो होती है इस प्रकार से होती है, तो ये तीव्र ढाल हो गया, इसकी प्रवणता तेज है और ये सामान्य प्रवणता है। तो इसका ढलान तीव्र होने के कारण, और ये कई कई बार ऐसे पर्वतीय क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पे इस प्रकार से होता है, एक तरफ ढलान क्या होता है सीधा खड़ा होता है और दूसरी तरफ क्या होता है सामान्य ढलान होता है। तो इस प्रकार की स्थलाकृतियां भी देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होती है ढाल की जो प्रवणता होती है, प्रवणता प्रवणता अपन किसको बोलेंगे, इस क्षेत्र से अगर कोई वस्तु डालोगे तो यहाँ से धीरे धीरे आएगी, लेकिन यहाँ से अगर कोई डालते तो तीव्र गति के साथ नीचे उतरती है। तो ये अंतर इसमें देखने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है। अब इसको गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर क्या करता है कार्य करता है, क्योंकि हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपन कई बार क्या होता है इस जगह पे कोई वस्तु डालते हैं तो वो नीचे की ओर ही क्यों आती है, ऊपर की ओर क्यों नहीं जाती है। तो इसमें क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो क्या होता है, अब गुरुत्वाकर्षण बल काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ ये जो ढलान है ये भी इसका सहायक बन जाता है। इस भाग में करेंगे तो वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर आती है, लेकिन वो तीव्र गति से आती है, किसके कारण, इस ढाल प्रवणता के कारण। ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है कौन, ढाल की दिशा, ये ढाल की दिशा हो गई। तो इस दिशा में इस वस्तु को या पदार्थ को संचालित कौन करता है, ये गुरुत्वाकर्षण जो यहाँ से लग रहा है वही तो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उसको, तो ढाल की दिशा में संचालित करता है गुरुत्वाकर्षण। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को, अब इसको अंडरलाइन कर लेना, प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल के नाम से जाना जाता है। प्रति इकाई क्षेत्र एक पर्टिकुलर एक निश्चित क्षेत्र जो होता है उस क्षेत्र पर लगने वाला जो बल होता है और शेष जो बल होता है उस शेष बल को अपन क्या बोलेंगे, प्रतिबल, यानी जो उसके विपरीत कार्य कर रहा है। ठोस पदार्थ में प्रतिबल क्या करता है, धक्का और खिंचाव से उत्पन्न होता है। धक्का आगे की तरफ बढ़ाना और पीछे की तरफ खींचना, तो उससे उत्पन्न जो बल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबल, इसके विपरीत वाला बल। इससे विकृति प्रेरित होती है, यानी उस जो वस्तु या धरातल पर जो ढलान पर जो वस्तु है पदार्थ है उस पदार्थ में क्या होती है विकृति, एक दोनों साइड से अगर किसी वस्तु को खींचेंगे तो क्या होगा उसमें तनाव उत्पन्न होता है, और तनाव से क्या होता है बीच में से वो टूटने का खतरा उसमें बन जाता है। तो धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण का अर्थ क्या होता है विलगकारी, यानी उसको अलग करने वाला बल। यही प्रतिबल सेलों और धरातल के पदार्थों को क्या करता है जोड़े भी रखता है। सेल यानी चट्टाने और धरातल के जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों, अपन कई बार देखते हैं धरातल के ऊपरी भाग में नीचे चट्टाने होती है, ये आपस में जुड़ी कैसे रहती है, तो ये इसी बल के कारण तो जुड़ी रहती है। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या विसर्पण फिसलन के रूप में देखने को मिलता है। इसने कहा कि प्रतिबल यानी विपरीत बल का परिणाम जो होता है कोणीय विस्थापन, ये जो इसका विस्थापन होता है ये अलग होता है, तो किस अवस्था में होता है, कोण की अवस्था में। अभी किसी भी कोण की अवस्था में इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, ये कोणीय अवस्था में ही क्या होता है विस्थापित होता है। वही विसर्पण या फिसलन, फिसलन तो अपन जानते ही हैं कि चट्टानें क्या होती है, जब एक स्थान पर आपस में उनके ऊपर प्रेशर लगता है, उनमें तनाव होता है, तो तनाव की स्थिति में क्या होती है उनमें फिसलन होती है और दूसरी चट्टानों से जा टकराती है वो। तो धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी ये प्रभावित होते हैं। आणविक यानी जो आणविक ऊर्जा वाले प्रतिबल है वो भी क्या करते हैं, कई बार हम ऐसे प्रयोग करते हैं जिनके कारण भी जो आसपास की जो चट्टानें होती है वो काफी ज्यादा प्रभावित होती है। तो आणविक प्रतिबलों के कारण भी क्या, आणविक प्रतिबल जो है ये भी प्रतिबल है, यानी ये उसके विपरीत कार्य करते हैं। नेचुरली अपन देखते हैं कि पृथ्वी जो होता है प्राकृतिक रूप से जो बल कार्य करते हैं उनके अलावा मानव द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है प्रतिबल का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन कर देता है। अब किसी क्षेत्र में अगर आप विस्फोट करोगे तो विस्फोट से क्या होगा, उस क्षेत्र का तापमान परिवर्तित होगा। नेचुरल या प्राकृतिक रूप से जो टेम्परेचर वहां पर था उस टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाता है। तो विस्फोट से क्या होता है ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न होती है और एनर्जी आसपास के क्षेत्र को क्या कर देती है, वहां के ताप को बढ़ा देती है। क्रिस्टलन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्रिस्टलन यानी उसका गलना, पिघलना वाला जो स्थिति है,
तो क्रिस्टलन के पिघलने से इस ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ताप में परिवर्तन होता है और क्रिस्टलन और पिघलन द्वारा ये ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न अपने आप क्या होती है। इस ऐसे क्षेत्रों में टेम्परेचर अपन मान के चले कि यहाँ का टेम्परेचर जैसे 21 डिग्री सेंटीग्रेड है किसी क्षेत्र का, और इसके आसपास वाले क्षेत्र में यदि कोई परमाणु विस्फोट करता है, परमाणु परीक्षण करता है, तो परीक्षण से क्या होगा, इसके आसपास का क्षेत्र जो है उसमें क्या होता है, ये टेम्परेचर कई मात्रा में प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है। बाकी आसपास के क्षेत्र में इसका प्रयोग, दूर वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम दिखाई देता है। प्रभाव तो यहाँ पर भी दिखेगा। यहाँ पर मान लो 10 डिग्री बढ़कर 31 हो गया, तो यहाँ पर हो सकता है 5 डिग्री का अंतराल देखने को मिले। फिर आप जैसे जैसे इससे दूर जाओगे तो ये तापमान क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जिस क्षेत्र में इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं उन क्षेत्रों में क्या होता है, सर्वाधिक टेम्परेचर या तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्य कणों के बीच के बंधन को क्या करती है, अब सामान्य, इसने कहा है कि रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती है वो सामान्य कणों के बीच के बंधन को ढीला करती है तथा विलेय पदार्थों को घुला देती है। विलेय का अर्थ होता है दो अलग अलग पदार्थों को मिश्रित अवस्था में क्या कर देती है, मिला देती है। ये इस प्रकार तभी तो अपन देखते हैं कि धरातल के आंतरिक भाग से जब अपन अयस्क निकालते, अयस्क का मतलब खनिज निकालते, तो वो खनिज अपने को कई सारे, एक सिंगल खनिज तो अपने को प्राप्त होता नहीं, कई सारी मिश्रित अवस्था में अपने को प्राप्त होता है। तो विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड बॉडी में प्रतिबल का विकास, अपक्षय टूटना, वृत्त सरण बड़े स्तर पर, संचलन यानी खिसकना, अपर्दन यानी कटाव, और निक्षेपण का अर्थ होता है मूल कारण। तो ये सारी प्रक्रियाएं उसके अंतर्गत, अब इसमें नाम देख लेना, इसका अर्थ लिख लेना सबका। प्रतिबल का विकास यानी विपरीत कार्य, विपरीत, अपक्षय टूटना, वृत्त सरण बड़े स्तर पर टूटना, संचलन यानी खिसकना, अपर्दन का अर्थ होता है कटाव, और निक्षेपण का अर्थ होता है जमाव। तो ये सारे कार्य किसके अंतर्गत होते हैं, बहिर्जनित प्रक्रियाओं द्वारा संपादित होते हैं। कौन कौन से कार्य, अपक्षय होता है, वृत्त सरण होता है बड़े स्तर पर, कटाव, संचलन यानी खिसकाव होता है, चट्टानों में कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाती है, अपर्दन कटाव, और निक्षेपण का अर्थ होता है जमाव। ये सभी महत्वपूर्ण कार्य बहिर्जनित प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होते हैं। यहाँ पर नोट कर लो यहाँ से। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड जो होते हैं उनके विपरीत कार्यों के तहत चट्टानों का टूटना, बड़े स्तर पर चट्टानों का टूटना, चट्टाने खिसकना, चट्टानों का कटाव, और चट्टानों के कटाव के बाद में निक्षेपण का कार्य, ये सारे मूल कारण इस धरातल पर उपलब्ध या इस धरातल पर देखने को मिलते हैं। क्योंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश देखने को मिलती। अब अपन देखते हैं कि अपनी पृथ्वी जो है उस पृथ्वी पर हर क्षेत्र को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं। अब हर जलवायु प्रदेश है तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर भी अलग अलग देखने को मिलता है। तो धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक दूसरे से क्या होती है, अगर सभी जगह समान जलवायु प्रदेश होते, जैसे अपन बात करें इसका प्रभाव धरातल के आंतरिक भाग से, इस जगह पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और ये जो मैग्मा है ये धरातल पर पहुंचा। अब यहाँ का टेम्परेचर क्या है, जैसे 5 डिग्री है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जैसे निकलेगा यहाँ पर क्या होता है, इसके पास में जमा हो जाता है इसका, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जैसे बाहर निकलेगा जल्दी ठंडा होगा। एक क्षेत्र ये होता है जहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर जो मैग्मा बाहर आएगा वो थोड़ा दूर तक फैल जाता है। किसके कारण, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होने के कारण तुरंत निकलते जम जाता है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी दूर तक फैलेगा ये। इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है। एक क्षेत्र और देखते हैं कि यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ और यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पर जो स्थलाकृति का निर्माण होगा वो इस प्रकार से होगा, ये ऊंचाई पर एक ही स्थान पर जमा होगा, इसका इसी जगह निकलते जमा हो जाएगा। यहाँ की जो स्थलाकृति होगी इस प्रकार से होगी, और जहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर जो मैग्मा धरातल पर प्रकट होगा तो ये बड़े दूर दूर तक फैल जाएगा इस प्रकार से, यानी इसका जो जमाव होगा ये काफी लंबे चौड़े क्षेत्रों में जमा होगा। तो ये अंतर इस किसके कारण होता है, उस क्षेत्र में स्थित टेम्परेचर के कारण, तापमान के कारण ये परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है। क्योंकि तापमान कम होगा तो उसके कारण ये स्थलाकृतियों का निर्माण अलग होगा। यहाँ पर तापमान उससे थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ पर अलग स्थलाकृतियां बनेगी। फिर यहाँ पर तापमान और ज्यादा है तो ये इतनी हाइट वाली स्थलाकृतियां नहीं बनकर दूर दूर तक स्थलाकृतियों का प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो ये किसके कारण, इस टेम्परेचर के कारण।
तो वयजनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग अलग भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि किसके कारण? तापक्रम और वहां के वर्षण, तापक्रम और वहां की जो जलवायु है, उस जलवायु के कारण ये स्थलाकृतियां जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। वर्षण, दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व, दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व कौन से? ताप और वर्षा। तो ताप और वर्षा के कारण इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां होगी वो अलग अलग प्रकार की होगी, जो विभिन्न प्रक्रियाओं को क्या करती है? नियंत्रित करने का काम भी करती है। सभी बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन, अनाच्छादन का अर्थ क्या? डेनुटेशन, लगातार वायु अपर्दन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन का शब्द का अर्थ लिख लेना, निरावृत करना, आवरण हटाना। आवरण हटाना का अर्थ निरावृत। अभी अपन बात कर रहे थे कि जैसे यहाँ पर ये स्थलाकृति बन गई, तो इस स्थलाकृति का अनाच्छादन, अनाच्छादन का अर्थ होता है इसका ऊपरी जो आवरण है वो धीरे धीरे क्या होता है? कम हो जाता है, और ये स्थलाकृति जो होती है, ऊपर वाला पूरा इस पोर्शन है वो यहाँ से अनाच्छादित हो गया, यानी पूरा आवरण ही हट गया इसका। तो अनाच्छादन का अर्थ क्या होगा? आवरण हटाना। अपक्षय, व्रत शरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। परिवहन क्यों सम्मिलित करते? परिवहन शब्द जो है ये यहाँ पे अलग है, वो परिवहन मत समझ लेना कि बसों के माध्यम से आवागमन वाली यहाँ पर क्या होता है? वायु परिवहन, वायु के माध्यम से धूल के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु से टकराते हैं, और टकराने के कारण वहां पर अनाच्छादन होता है, तो वहां पर भी क्या होते हैं? कुछ नए धूल के कण, मिट्टी के कण, चट्टानों के कण जो होते हैं वो वहां से उठते हैं और दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसमें क्या होता है? चट्टानों का परिवहन होता है। चट्टानी जो कण होते हैं उन कणों का परिवहन होता है, किसके कारण? वायु के कारण। अपर्दन यानी कटाव होता है, संचलन यानी खिसकाव होता है, और वृत्तचरण बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। ये आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवाह चित्र अनाच्छादन प्रक्रियाएं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को ये दर्शाने का काम करता है। प्रवाह क्षेत्र का अर्थ होता है, अब इसमें 6.1 ये कुछ इसमें डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। दिख रहा है? बुक में है? ऊपर ऊपर लिखा है अनाच्छादित प्रक्रियाएं। अब अनाच्छादित प्रक्रिया जो होता है उसमें यहाँ पे सबसे पहले प्रक्रिया और ये प्रेरक बल, तो अपक्षय, और अपक्षय के बाद में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, आणविक दाब और रासायनिक क्रियाओं द्वारा यहाँ पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। वृत्त संचलन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। अपर्दन और परिवहन गतिज ऊर्जा, गतिज का अर्थ आगे बढ़ती हुई एनर्जी या ऊर्जा होती है, उसके कारण उत्पन्न होता है। तो अनाच्छादन प्रक्रियाएं उनसे संबंधित प्रेरक बल को क्या करती है? दर्शाती है। और इससे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा कार्य करती है। एक विशिष्ट प्रेरक बल कार्य करता है, तभी तो क्या होता है? किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहित होते हैं। अपन, आपने भी कई बार सुना होगा और पढ़ा होगा कि जो अपना पश्चिमी राजस्थान है, मरुस्थलीय क्षेत्र, उस मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होते हैं? इस प्रकार के रेत के टीले बने होते हैं, और ये रेत के टीले क्या होते हैं? एक स्थान से प्रतिदिन ये रेत की टीलों का स्थान क्या होता है कि कौन से मौसम में? ग्रीष्म ऋतु में। ये रेत की टीली जो होती है यहाँ से उठते और यहाँ पे चले जाते, यहाँ पे तो गर्त बन जाता है गहरा, और यहाँ पर इस टीले का जमाव दूसरे स्थान पर हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ये होती है अस्थायी झीलें, जिसमें वर्षा काल में क्या होता है? कई बार पानी भर जाता है, लेकिन पानी का जमाव लंबे समय तक नहीं होता, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहित होते हैं। परिवहित का मतलब एक स्थान से इनको वायु जो है वो दूसरे स्थान पर जमा कर देती है। बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होती है? दोनों क्षेत्रों में अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी। इस क्षेत्र में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इस क्षेत्र में जो प्रक्रिया होगी, दोनों क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार सेम स्थलाकृतियां नहीं होती है। बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है, भिन्न भिन्न अलग अलग होती है। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण, ताप उस क्षेत्र में स्थित ताप के कारण, भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेशों के कारण, और अक्षांशीय मौसमी और जल और थल विस्तार में भिन्नता के कारण इस प्रकार की स्थलाकृतियां उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक है जो इनको सबसे ज्यादा प्रभावित करने का काम करते हैं। विभिन्न भूआकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वनस्पति का घनत्व, प्रकार, वितरण जो प्रमुखतः वर्षा और तापक्रम पर निर्भर करते हैं।
बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब ऐसे प्रभाव डालते हैं जो अपने को केवल क्या होता है, रिजल्ट के रूप में सामने नजर तो आता है, लेकिन वो परिवर्तित कब हुआ। जैसे आप कई बार देखते हो यहाँ कोई एक बड़ा टीला होता है, हम 10-20 सालों बाद में जब वहां पर उस टीले के पास जाते हैं तो पता चलता है वो टीला पहले तो काफी हाइट थी उसकी, और अब उसकी हाइट क्या हो गई, कम हो गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका अनाच्छादन हुआ। तो ये अप्रत्यक्ष प्रभाव है जो धीरे धीरे क्या देखने को मिलता है। तो बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार की जो कारक होते हैं वो उन सभी पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिण मुखी ढालों पर पूर्व और पश्चिमी मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप। अब इसने कहा है कि दक्षिण मुखी ढाल, इसे ये अपने ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, पश्चिम और ये पूर्व। अब इसने कहा है कि यहाँ पर क्या होता है, ऊंचाई में अंतर। कोई पर्वतीय क्षेत्र है, इसकी ऊंचाई इस प्रकार से है, तो ऊंचाई में अंतर दक्षिण मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिम की ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है इस क्षेत्र में, दक्षिणी भाग में। इसके फ्रंट वाले इस भाग में क्या होगा, सूर्य ताप ज्यादा प्राप्त होगा, जबकि इसके विपरीत वाले भाग में सूर्य ताप का प्रभाव इतना देखने को नहीं मिलता है। तो सूर्य ताप आदि के कारण स्थानीय भिन्नता, इस क्षेत्र में स्थानीय भिन्नता देखने को मिलती है। पुनः से यानी दोबारा से वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा, वर्षा कितनी हुई और किस प्रकार की तीव्र वर्षा थी, हल्की मध्यम वर्षा थी, उसकी गहनता, वर्षण और वाष्पीकरण में संबंध। वाष्पीकरण कितना हो रहा है, यहाँ पर वाष्पीकरण कब होगा, जब तापमान बहुत ज्यादा रहेगा। यहाँ पर वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, तापक्रम प्रतिदिन का तापमान यहाँ पर कितना रहता है, हिमकरण, बर्फ के पिघलने, हिमकरण एवं पिघलने की आवृत्ति, कितनी तीव्र गति के साथ यहाँ पर बर्फ पिघल रहा है। तुषार, तुषार बोलते बर्फ की बारिश जो होती है, उस बारिश के रूप में व्यापन की गहराई इत्यादि के में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रिया क्या होती है। अब इसको ध्यान से देखो कि हर क्षेत्र जो होता है, प्रत्येक क्षेत्र में किसके कारण, ताप व वर्षा के कारण वहां पर जो स्थलाकृतियों का निर्माण होगा वो हर क्षेत्र में अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। इसके कारण उस क्षेत्र में गिरने वाले ताप और उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा, कितनी ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है, किसी क्षेत्र में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। तो किसी क्षेत्र में तापमान ज्यादा रहता है तो किसी में कम रहता है। ये दोनों चीजें क्या करती है, इनको सबसे ज्यादा प्रभावित करने का काम करती है। कौन कौन सी, ताप और वर्षा सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो इसने तभी तो कहा है कि हर चीज में तापमान ज्यादा होगा तो बर्फ का पिघलन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वर्षा ज्यादा होगी उस क्षेत्र में तो वहां पर जल की आवर्ती ज्यादा होगी, और उससे क्या होता है, बहुत सारे अपरदन होंगे। अरे नदी के माध्यम से यहाँ पर बारिश, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यहाँ पर क्या होगा, मिट्टी का कटाव, चट्टानों का कटाव ज्यादा होगा, तो उसके कारण स्थलाकृतियां जो होती है वो परिवर्तित होगी। यही तो चीजें बहिर्जनित, बाह्य शक्तियां, यही तो है। वर्षा हो गई, ताप हो गया, यही तो बाह्य शक्ति है। वायु हो गई, जिसके कारण क्या होती है, स्थलाकृतियों में परिवर्तन होता है। सभी बहिर्जनित प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल क्या होता है। इसने कहा है कि सभी बहिर्जनित प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल जो सबसे ज्यादा प्रेशर डालता है तो वो क्या होता है। इसको देखते हैं। यदि जलवायविक कारक समान हो तो बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता सेलों के प्रकार, संरचना पर निर्भर करती है। अब किसी क्षेत्र में ये दो चट्टानें होती है, एक चट्टान तो ये और एक चट्टान ये है। अब इन दोनों चट्टानों की प्रकृति, इसकी कठोरता, ये मान लो कठोर चट्टान है तो इसका अनाच्छादन धीरे धीरे होगा, और ये अगर मुलायम चट्टान है तो इसका अपर्दन जल्दी होगा, इसका कटाव जल्दी होगा। तो ये इस चीज पर निर्भर करती है कि गहनता, सेलों के प्रकार, संरचना पर निर्भर करती है कि किस किन वस्तुओं से, किन धातुओं से मिलकर बनी है। संरचना में वलन, संरचना एक तो सिंपल रूप में ये चट्टान है, और एक चट्टान जो है इस प्रकार से ऊपर उठी हो, एक तो ये हो गई धरातल पर सिंपल सीधी सी इस प्रकार से, और एक हो गई इस प्रकार से। इसका कटाव कम होगा, इसका कटाव ज्यादा होगा, तो इसकी संरचना जो आकृति है वो बिल्कुल उसके अपोजिट सामने आती है, जबकि यहाँ से वायु परिवहन जो होता है सीधा हो जाता है। तो इस क्षेत्र में कटाव कम होगा और इस क्षेत्र का कटाव ज्यादा होगा, तो संरचना भी प्रभावित करती है उसको कटाव से। संरचना में वलन, भ्रंश, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति, उनके जोड़ किस प्रकार के, अनुपस्थिति, संस्तर यानी संस्तर का अर्थ होता है उसकी परतें कैसी है, संस्तर तल,
घटक खनिजों की कठोरता, कोमलता, उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि इसके कारण क्या होती है, इन क्षेत्रों में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब इसमें एक नीचे जलवायु और अपक्षय मेंटल की गहराई के आधार पर एक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा इसमें। इसको बोला है टेंगा पोर्टजोल क्षेत्र। ये वर्षा के कारण प्रभावित है और ये तापमान के कारण प्रभावित है। तो अर्ध मरुस्थल तथा मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है यहाँ पर, ये स्टेपी सवाना घास के मैदान है। तो इस क्षेत्रों में ये टुंड्रा प्रदेश आ गया। ये धरातल को पर अलग अलग भागों में देखते हैं, यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा यहाँ पर तापक्रम, क्यों मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर तापमान ज्यादा रहता है। इसमें देखो सबका अलग अलग दिया हुआ है। एक नंबर न्यूटन सेल, नई सेल है, ये जहाँ जहाँ एक नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर पे लिखा है सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन क्षेत्र, ये गहरा 2 नंबर वाला। 3 नंबर पे सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन क्षेत्र, ये 3 नंबर, ये देखो ये वाला दिखाई दे रहा है, ये 3 नंबर है। और ये ज्यादा गहरा जो है ये नीचे वाला, ये 2 नंबर है। फिर 4 नंबर मृतिका खनिज क्षेत्र, ये 4 नंबर, ये मृतिका खनिज जिसको बोलते हैं अपन जैविक खनिज। तो ये जैविक खनिजों का क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी कठोरता अलग अलग भागों में देखने को मिलती है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता का क्षेत्र, अब 5 नंबर पे एल्यूमिनियम की अधिकता वाला जो क्षेत्र है। और 6 नंबर पर लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मृदा, ये ऊपर वाला जो भाग है धरातल के ऊपरी भाग। तो ये क्या है, इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति अनेक प्रकार की प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है, अनेक प्रकार की प्रतिरोध उत्पन्न करती है। और एक विशेष सेल, कुछ विशेष सेलें होती है एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध पूर्ण और वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित। एक में प्रतिरोध हो और एक प्रतिरोध रहित हो, इसके सामने कोई प्रतिरोध ना हो, तो वहां पर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। अनेक प्रकार की जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेलें भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत करती है। जब अपने वायु परिवहन यहाँ से हो रहा है, तो सामने यदि कोई अवरोध होगा तो अपने साथ भाग कर लाए मिट्टी के कण, धूल के कण, सभी का जमाव इसी क्षेत्र में कर देती है और यहाँ पर एक नई स्थलाकृति का निर्माण कर देती है। और एक होता है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई अवरोध ही नहीं है, जैसे कि अपन देखते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो दूर दूर तक उसके सामने कोई अवरोध नहीं होता है, कोई पेड़ पौधे कोई वनस्पति नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है, उस मिट्टी के कणों की जो आकृति होगी यहाँ पर जल्दी जमा होगा और यहाँ पर धीरे धीरे जमा होगा। तो इसमें काफी लंबा टाइम लगता है इस क्षेत्र में इस आकृति के निर्माण में। कौन से क्षेत्र में, जहाँ पर प्रतिरोध नहीं होता है, जबकि जिन क्षेत्रों में प्रतिरोध होता है वहां पर समय से पहले और जल्दी स्थलाकृतियां बन जाती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेल भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है। अतएव ये भिन्न दरों पर कार्यरत कर, भिन्न दर का मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग आकृतियों के निर्माण की जो दर होगी वो अलग अलग होगी। इस आकृतियों में भिन्नता का कारण, इसी के कारण जो अपनी धरातल पर बनने वाली जो स्थलाकृतियां होगी या उनका जो अनाच्छादन होगा उसमें भी काफी अंतर देखने को, किसी क्षेत्र में कटाव ज्यादा होगा और जिस क्षेत्र में कटाव ज्यादा होगा तो वहां से परिवही जो कण होंगे मिट्टी के कण, वो किसी दूसरे स्थान पर जाकर नई स्थलाकृति का निर्माण कर देते हैं। अधिकांश बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा और मंद होता है और अल्पावधि यानी कम अवधि में अनवगम्य हो जाता है। कम समय में भी वो वहां से पार हो जाता है, वहां से एक तरह से उसकी आकृति जो है वो परिवर्तित हो जाती है। दीर्घावधि यानी एक लंबी अवधि में ये सतत श्रांति के कारण सेलों को तीव्र रूप से क्या करता है, एक लंबी अवधि के दो प्रकार की अपन बात करें कि दो प्रकार की चट्टानें होती है। तो इन दोनों प्रकार की चट्टानों में क्या होता है, एक तो लंबे समय में इसका अनाच्छादन होगा, अपर्दन होगा, एक इसका अपर्दन जल्दी होगा। तो इन दोनों में भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृति, जब अपन दूसरी बार जाते हैं तो यहाँ पर ये स्थलाकृति इतनी ऊपर नहीं दिखाई देकर नीचे हो जाती है, जबकि इसका कटाव अपने को ये ऐसे नजर आता है जैसे इसमें यहाँ पर कोई अपर्दन नहीं हुआ। लेकिन इसका अपर्दन क्या होता है, इसकी जो दर है वो दर क्या होती है, बहुत ही धीमी होती है, बहुत ही धीमी गति से यहाँ पर अपर्दन होता है। अतः ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपर्पट्टी के उद्भव से संबंधित है। धरातल का ऊपरी भाग या भूपर्पट्टी जिससे निर्मित है उसके उद्भव यानी उसके जन्म से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भूआकृतिक प्रक्रियाओं और उनके सक्रियता दर में अंतर के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती है।
तो ये सारे जो प्रभाव अपने को देखने को मिलती है बहिर्जनित आकृतियों के कारण देखने को मिलते हैं। कुछ बहिर्जनित भू आकृतियां प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण। अब इसमें जितने परिवर्तन है, जितनी चीज अपन ने पढ़ी है उसमें से कुछ, जैसे अपक्षय हो गया, अपक्षय का अर्थ क्या होता है, तो इनका कुछ विस्तार रूप में दिया हुआ है। रासायनिक अपक्षय क्या होता है, घोल विलयन, ये आगे इसको विस्तारित रूप में दिया हुआ है। ये अपने पास अपने जो देखा था वो बेसिक था इसका, कि अंतर्जनित और बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है बेटा, तो कल अपन इसमें इसी की आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे कि अपक्षय क्या होता है, रासायनिक अपक्षय और अपक्षय में क्या अंतर होता है, तो वो चीजें अपन कल देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको एक बार पूरे को और दोबारा पढ़ के आना। ठीक है बेटा, इस चैप्टर अभी जो जितना चीज पढ़ी है इसको दोबारा रिपीट करना है। दोबारा रिपीट करने के बाद में ये आकृतियों का नाम दिया हुआ है आगे, अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, तो इनके जो मैंने आपको कहा शब्दार्थ पहले नोट कर लेना। तो इसको पहले एक बार पढ़ के आओगे ना, एक बार यहाँ पढ़ेंगे दो और फिर जाकर वापस पढ़ोगे, तब जाकर ये चीजें समझ में आएगी। तो इसको एक बार आपने पढ़ लिया, दूसरी बार अपन ने यहाँ पढ़ लिया, और तीसरी बार आपको इसको वापस दोबारा पढ़ना है। और फिर भी कोई चीज रह जाती है तो इसको अंडरलाइन कर लेना, नोट करके रखना, ये चीजें अपनी समझ में नहीं आएगी। ठीक है बेटा।